हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं लीनियर रिग्रेशन। अब ये टॉपिक मशीन लर्निंग में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सबसे पहले पढ़ाया जाता है या फिर सबसे पहले सीखा जाता है। उसके पीछे कई सारे रीजन भी हैं, क्योंकि लीनियर रिग्रेशन के ऊपर बेस्ड और कई सारे एल्गोरिदम हैं जो हमें आगे पढ़ने हैं। या फिर सिंपली हम ये कहें कि मशीन लर्निंग का जो बेस है वो लीनियर रिग्रेशन से ही आता है। कई सारे न्यूरल नेटवर्क का बेस भी आप लीनियर रिग्रेशन के साथ कंपेयर कर सकते हो। तो अभी हम लीनियर रिग्रेशन के लिए स्टार्ट कर देते हैं। आगे जाके जितने भी एल्गोरिदम आएंगे उनमें कहीं ना कहीं इस एल्गोरिदम का आपको कोई एक पार्ट जो है वो डेफिनेटली दिखाई देगा, जो आपको आगे जाके समझ में भी आ जाएगा। तो लीनियर रिग्रेशन एग्जैक्टली क्या होता है? तो एक सिंपलेस्ट एल्गोरिदम है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है। इसमें सबसे पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना होता है कि ये कौन से टाइप में आएगा। तो लीनियर रिग्रेशन जो है ये सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में आता है। हमने मशीन लर्निंग के टाइप देखे थे, तो ये सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में आता है। ये सुपरवाइज्ड का मतलब क्या होता है, लास्ट टाइम भी समझाया था। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग का मीनिंग होता है कि यहाँ आपको डेटा भी दिया जाएगा और डेटा के साथ साथ आपको लेबल भी दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपको इनपुट भी दिया जाएगा, आपको आउटपुट भी दिया जाएगा, और इन इनपुट और आउटपुट में एग्जैक्टली क्या रिलेशन है ये अंडरस्टैंड करना लीनियर रिग्रेशन का काम होता है। ये आपको समझना है इस एल्गोरिदम में। ये हम समझेंगे कि एग्जैक्टली किस तरीके से एक इनपुट और आउटपुट के अंदर रिलेशन फाइंड किया जाता है, ताकि जब न्यू डेटा मिले या फिर न्यू इनपुट मिले, तब किस तरीके से हम उसके ऊपर जो हमारा आउटपुट है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यस, क्योंकि हमारे पास अब इनके बीच में रिलेशन पता है, इसका पैटर्न पता है। तो जब नया डेटा मिलेगा, नया इनपुट मिलेगा, तो हम उसका आउटपुट फाइंड कर सकते हैं। ये फाइंड करने के लिए हमें इनका रिलेशन फाइंड करना होता है। ये चीज हमें सीखनी है लीनियर रिग्रेशन में। अब लीनियर रिग्रेशन का बेसिक मीनिंग जो होता है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि एक स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी होती है एक इनपुट वेरिएबल में और एक आउटपुट वेरिएबल में, जो इन दोनों को फिट कर सके। अब क्या स्ट्रेट लाइन है, क्या ये फिट लाइन फिट करना है, ये सब हम देखेंगे। इससे पहले एक और चीज यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि मशीन लर्निंग की लैंग्वेज में जो भी इनपुट वेरिएबल रहेंगे उनको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के भी कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं। और जो लेबल है या फिर जो टारगेट है या फिर जो हमारा आउटपुट है, उनको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। अब जाके आपको थोड़ा सा इजी लगेगा कि ये इंडिपेंडेंट है, यानी कि इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू इस वैल्यू के बेस पे ही रहेगी, यानी इसके रिलेशन में ही रहेगी, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकती है। ये बेसिक सा फर्क होता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में। जैसे लाइक कि मैंने बोल दिया यहाँ पे 3 और यहाँ पे हो रहा है 6, यहाँ पे है 4, यहाँ पे हो रहा है 8। यानी कि अगर ये दोनों में आपको रिलेशन समझ में आ जाएगा और मैंने यहाँ पे दे दिया कि 12 वैल्यू है यहाँ पे, तो आप समझ सकते हो 3 into 2 6 हो रहा है, 4 into 2 8 हो रहा है। तो ये नई वैल्यू जो 12 है, इसको भी इंटू 2 कर दो तो ये 24 आ जाएगी। तो यहाँ पे इस साइड में, लेफ्ट वाले साइड में जो वैल्यूज है ये कोई भी हो सकती है, लेकिन जो राइट साइड में वैल्यू है वो हमेशा डिपेंडेंट होगी लेफ्ट साइड की वैल्यू से। जस्ट लाइक कि यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे दे दिया 17, तो ये डेफिनेटली क्या हो जाएगा, 34। ये होता है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में। और इस तरीके से हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कोई भी अगर मिले तो उसके बेसिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल फाइंड करना होता है। और ये फाइंड करने के लिए उनके बीच में क्या कोरिलेशन है, उनकी डिपेंडेंसी क्या है, वो हमें फाइंड करनी होती है। इसलिए हमें लीनियर रिग्रेशन की हेल्प लेनी होती है। होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे हो इस चीज को। अब जो लीनियर रिग्रेशन होता है उसके लिए आपके दो टाइप होते हैं। तो पहला होता है सिंपल लीनियर रिग्रेशन, जो हम आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं, सिंपल लीनियर रिग्रेशन। और जो दूसरा होता है वो होता है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। दो टाइप के लीनियर रिग्रेशन, सिंपल लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सिंपल लीनियर रिग्रेशन। अब ये जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन है एग्जैक्टली कैसे होता है वही हमें देखना है। तो चलो एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ शुरुआत कर देते हैं, ताकि आपको ये सब चीजें अंडरस्टैंड करने में इजी रहेगा। उसके लिए एक डायग्राम हमें ड्रॉ करनी होगी।
ये शेप हम ले लेते हैं। ओके, तो अब हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पे कुछ वैल्यूज दी गई है, और वो वैल्यूज कैसी है, तो वो है हाउस प्राइस की वैल्यूज। अब हाउस प्राइस की वैल्यू किस बेसिस पे है कि उस हाउस का एरिया कितना है। ओके, और उसके बेसिस पे उसकी प्राइस कितनी है। यानी कि एरिया अगर मान लो 980 स्क्वायर फीट का है और उसकी प्राइस है 70 लाख। एरिया अब कम हो रहा है, लाइक 530 जो स्क्वायर फीट है, और उसकी प्राइस है 25 लाख। यस, एरिया अगर बढ़ रहा है 630 पे जा रहा है तो उसकी प्राइस हो रही है 28 लाख। यस, एरिया अगर मान लो 1000 स्क्वायर फीट हो रहा है तो उसकी वैल्यू है 75 लाख। 750 अगर एरिया है तो उसकी प्राइस है मान लो 39 लाख। और 860 जो है उसकी प्राइस है 48 लाख। ये कुछ मुझे एरिया और उसकी प्राइस दी गई है। तो अब हमें क्या करना है, इस एरिया को हम मान लेते हैं फिलहाल एज अ एक्स एक्सिस, प्राइस को मान लेते हैं हम एज अ वाई एक्सिस। और उसको अगर हम यहाँ पे फीड कर दे इस वाले ग्राफ में, तो यहाँ पे मान लेते हैं, चलो मिनिमम एरिया आई थिंक 530 है, तो इसको हम कर लेते हैं। ओके, तो ये एरिया है 500, 600, 700, 800, 900 और 1000 स्क्वायर फीट। तो ये एरिया हमने लिख दिया यहाँ पे, एरिया इन स्क्वायर फीट। अब यहाँ पे इनकी प्राइस है, तो इनकी प्राइस मिनिमम 25 से स्टार्ट हो रही है और 75 तक गई है। तो ये आएगा 20 लाख, 30 लाख, 40, 50, 60, 70 एंड 80। और ये जो है इसको हम लिख देंगे, ये प्राइस है इन लॉग। अब इनके पॉइंट कहाँ पे आएंगे, तो स्क्वायर फीट कितना है 530, सबसे छोटा जो है 530 स्क्वायर फीट के लिए 25 लाख जो है वो यहाँ पे, तो ये 25 और ये 530, ये पॉइंट लगभग यहाँ पे आ सकता है। दूसरा कितना है 630, 630, 28, तो 630 और 28, 30 के थोड़ा नीचे ही आएगा, ये पॉइंट यहाँ पे रहेगा। तीसरा है 750, 39, तो 750 यहाँ पे और 39 ये यहाँ पे आएगा। यस, उसके बाद है 860 और 48, तो 860 थोड़ा सा इस साइड में जाएगा, 48 थोड़ा सा यहाँ पे रहेगा, तो 980 यहाँ पे और 70 लाख यहाँ पे। तो ये 70 लाख और 1075 लाख, तो 1000 और 75 लाख, ये जो है यहाँ पे इस तरीके से प्राइस दिए गए हैं। ये प्राइस किसके है, घर के। अब ये ड्रॉप तो कर दिया हमने, अब इसमें क्या कोरिलेशन है, इसमें क्या आपको विजुअल दिख रहे हैं। इवन मैंने लास्ट टाइम जब बेसिक वीडियो लिया था उसमें भी कहा था कि मशीन लर्निंग में डेटा विजुअलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे भी हमें इस विजुअलाइजेशन में क्या समझ में आ रहा है, तो जैसे जैसे एरिया बढ़ रहा है, यस, जैसे जैसे एरिया बढ़ रहा है प्राइस भी बढ़ रहा है। ये हमें सिंपली यहाँ पे दिख रहा है, एरिया बढ़ने से प्राइस बढ़ रहा है, ये हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब ये जो चीज हमें यहाँ पे सिंपली दिखाई दे रही है, क्या देखने से हम ये बता पाएंगे कि कितना एरिया बढ़ने से कितनी प्राइस बढ़ेगी। यानी कि सिंपल भाषा में अगर मैं इसको और इजी बना दूं, मैंने अगर बोल दिया कि यूनिट वन यूनिट एरिया बढ़ने से 1 यूनिट एरिया बढ़ने से प्राइस कितना बढ़ेगा। 1 यूनिट एरिया बढ़ने से प्राइस कितना बढ़ेगा, यानी कि अगर कोई बीच में भी मुझे कोई एक नई वैल्यू अगर दे दे, जैसे लाइक कि यहाँ पे किसी ने दे दिया कि 680 स्क्वायर फीट का मेरा एरिया है, उसके लिए प्राइस बताओ, तो उसके लिए प्राइस कितना आएगा, लाइक हाउ मच, कोई है अंदाजा। लाइक यहाँ पे ऐसा कितना होगा, लाइक ये इतना होगा या फिर इतना होगा, हमें नहीं पता है। और यही बेसिकली हमें क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है कि अगर कोई भी वैल्यू दे दी, यानी कि यूनिट एरिया अगर मुझे दे दिया, तो उस यूनिट एरिया के लिए मुझे प्राइस निकालना आना चाहिए। और उसके लिए मुझे
इन दोनों में कोरिलेशन फाइंड करना होता है। अब कोरिलेशन कैसे फाइंड करें, तो उसके लिए कई सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन थोड़ा सा बेसिक से अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि यहाँ पे अगर मुझे अंडरस्टैंड करना है तो एक सिंपल काम कर लेते हैं, एक इजी वे से हम जाते हैं कि क्यों ना हम इनके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जस्ट लाइक दिस, कि मैंने ये दोनों को जोड़ दिया, ये दोनों को जोड़ दिया, ये दोनों को जोड़ दिया, ये दोनों को ऐसे जोड़ दिया और इन दोनों को जोड़ दिया। अब ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और अगर कोई मुझे पूछे कि चलो 680 के लिए कितना होता है, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने ड्रॉ किया था, तो 680 लगभग यहाँ पे आएगा, तो इस लाइन पे ड्रॉ कर लो ऐसे, और ये हमें पता चल जाएगा कि 680 के लिए कितना है। यस। अब आप तो बोलोगे सर ये तो इजी है कि हमने लाइक सिंपल हर पॉइंट को एक ये करने वाली कनेक्ट करने वाली लाइन ड्रॉ कर दी और हमें पता चल गया कि ये लगभग 35 लाख आएगा, 680 के लिए 35 लाख आएगा। दैट इज फाइन, दैट इज वेरी फाइन कि ये सही है कि यहाँ पे आ सकता है। लेकिन इस लाइन को अगर आप ध्यान से देखो, क्या ये लाइन मुझे बता पाएगी कि अगर मेरा नया वाला जो एरिया है वो एरिया लाइक यहाँ पे कहीं पे आ गया और वो है मान लो 1300 स्क्वायर फीट, तो उसके लिए कितनी आएगी? तो आप बोलोगे सर ये लाइन आगे बढ़ा दो, लेकिन ये लाइन आगे बढ़ेगी कहाँ पे? क्या ये लाइन यहाँ पे जाएगी? क्या ये लाइन ऐसी यहाँ पे हो जाएगी? या फिर ये लाइन ऐसी ऊपर जाएगी? या फिर सीधा स्ट्रेट हो जाएगी? तो हमें नहीं पता है। और हमें क्यों नहीं पता है? क्योंकि उसके पीछे वाले जितनी भी ये लाइन दिख रही है वो लाइन स्ट्रेट नहीं है, यानी कि यहाँ से थोड़ी सी यहाँ पे गई, थोड़ी सी ऊपर गई, थोड़ी सी फ्लैट हो गई, बहुत ज्यादा ऊपर गई और ऊपर गई, और अब कहाँ पे जाने वाले पता ही नहीं है। ये अगर एक लाइन में होता लाइक दिस, तो मैं डेफिनेटली बता देता कि ये पूरी स्ट्रेट लाइन है और ये क्या हो रही है, ऊपर के डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये लाइन ऊपर के डायरेक्शन में जा तो रही है लेकिन वो लाइन स्ट्रेट नहीं है। तो आगे आने वाला पॉइंट इनमें से कौन सा होगा? वो पॉइंट यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, या फिर यहाँ पे होगा, किसी भी नहीं पता है। और वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम ऐसे लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। यानी कि अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने ये भी बताया है ना कि 680 स्क्वायर फीट के लिए कितना आएगा, तो ये रॉन्ग है, ये इनकरेक्ट है, मुझे नहीं पता है कि कितना आएगा। तो फिर कैसे निकालें एक स्ट्रेट लाइन, हम कैसे ड्रॉ करें जिससे कि हमें ये पता चले कि नहीं, इसके आगे अब इस लाइन को कितना भी बढ़ा दो वो आएगा तो एक स्ट्रेट लाइन में ही। तो वो स्ट्रेट लाइन कैसे फाइंड करें? तो स्ट्रेट लाइन फाइंड करने के लिए हमारे पास होता है एक इक्वेशन होता है, और वो इक्वेशन हमें अंडरस्टैंड करवाता है कि ये लाइन में एक यूनिट एरिया बढ़ने से प्राइस कितना बढ़ेगा। और वो इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये हमारा इक्वेशन है। इस इक्वेशन में y क्या है? तो y होता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट का मतलब कि अब ये आउटपुट है हमारा। उसके बाद आता है x। x क्या है हमारा? ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या है कि ऊपर वाले ग्राफ में जैसे मैंने आपको बताया था कि 1300 का एरिया था, तो एरिया का लाइक वो कितना भी हो सकता है, 680 भी हो सकता है, 850 भी हो सकता है, 1800 हो सकता है, 2000 स्क्वायर फीट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसी की बेसिस पे तो प्राइस डिपेंडेंट होगी। ये जो डिपेंडेंसी है, ये डिपेंडेंसी कौन बताता है? तो ये m बताता है। तो यहाँ पे जो m है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, और m होता है उसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट। m जो है वो हमारा कोएफिशिएंट होता है। कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है? वो हमें बताता है कि एक यूनिट एरिया बढ़ने के बाद हमारा प्राइस कितना बढ़ेगा। कोएफिशिएंट कहते हैं हम उसे। ये कोएफिशिएंट हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और दूसरा जो आता है कि जो कोएफिशिएंट है, इसकी स्पेलिंग हमने शायद गलत लिख दी यहाँ पे, कोएफिशिएंट ओके, कोएफिशिएंट। उसके बाद जो दूसरा आता है वो है सी। सी यानी कि ये हमारा इंटरसेप्ट होता है। अब ये इंटरसेप्ट का मीनिंग क्या होता है? इंटरसेप्ट का मीनिंग ये होता है कि वैल्यू ऑफ y वेयर x इज इक्वल टू जीरो। अगर x जीरो है तो y की वैल्यू कितनी है, यानी कि ये जो लाइन है वो y को कहाँ पे कट करेगी। यस, उसे हम क्या कहते हैं? इंटरसेप्ट कहते हैं।
ये अंडरस्टैंड करना है आपको और ये फाइंड करना है। अब इसमें आपको हमेशा अभी के लिए जो है जब भी कोई प्रॉब्लम दिया जाएगा, यानी कि जब भी ऐसा ऊपर जो हिस्सा मैंने दिया है वो प्रॉब्लम दिया जाएगा, तो आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट जो वैल्यूज है उनका हिस्टोरिकल डेटा दिया जाएगा। अभी जो ऊपर दिया गया है वो हिस्टोरिकल डेटा है, वो हिस्टोरिकल डेटा दिया जाएगा और इस हिस्टोरिकल डेटा को ध्यान में रख के ही आपको ये दो वैल्यू निकालनी होती है कि कोएफिशिएंट कितना है और उसका इंटरसेप्ट कितना है। उसको ध्यान में रखते हुए ही वो वैल्यू निकालनी होती है। तो वो वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमारे पास कई सारे मेथड्स है जो हम यूज करने वाले हैं। उसमें से सबसे पहला मेथड आता है, उसको हम कहते हैं ओएलएस। ओएलएस का मीनिंग होता है ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर। ये एक मेथड होता है। दूसरा एक आता है जिसको हम कहते हैं ग्रेडियंट डिसेंट, जो कि हम आगे जाके देखने वाले हैं, ग्रेडियंट डिसेंट। अभी के लिए हम ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर के साथ जाने वाले हैं। अभी ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है वो हम समझेंगे। उसके लिए यहाँ पे टाइटल भी डाल देते हैं, ओ एल एस, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर, ये हम देखने वाले हैं। तो ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर से अगर हमें x की वैल्यू पता है, अगर हमें y की वैल्यू पता है, तो हम दो वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज m एंड c। ये दो वैल्यू हम निकाल सकते हैं, m यानी कि कोएफिशिएंट और c का मतलब होता है इंटरसेप्ट। तो ये दो वैल्यू हमें निकालनी है और ये दो वैल्यू निकालने के हमारे पास दो फार्मूलाज भी है, वो हम इस्तेमाल करेंगे कि उसको हम कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले फार्मूला देख लेते हैं कि फार्मूला क्या होगा। सो अगर हमें m निकालना है यानी कि कोएफिशिएंट निकालना है बाय यूजिंग दिस x एंड y, तो हमें सबसे पहले फार्मूला आता है कि समेशन ऑफ x ऑफ i, ओके, माइनस x बार इनटू y of I minus y bar divided by summation of x of I minus x bar square। ये जो है ये होता है आपका ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर का फॉर्मूला। इस फॉर्मूला से हमें मिलता है कि एग्जैक्टली हमारा क्या स्लोप आएगा, यानी कि हमारा कोएफिशिएंट क्या आएगा, हमारा m क्या आएगा। और अगर एक बार हमें m मिल गया, उसके बाद हम निकाल सकते हैं कि c क्या रहेगा। तो c रहेगा हमारा y बार सिंपली माइनस m इंटू एक्स बार, ये रहता है हमारा c। ओके, अब यहाँ ए बार जो दिया हुआ है उसका क्या मीनिंग है, तो x बार इज x मीन और जो y बार दिया गया है उसको हम कहते हैं y मीन। x बार का मतलब है x मीन और y बार का मतलब होता है y मीन। ये दो चीजें हमें यहाँ पे चाहिए होती है। अब उसको हम कैसे करेंगे या फिर किस तरीके से कैलकुलेट होगा वो पूरा हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। हर एक छोटी बड़ी चीज यहाँ पे आएगी। सबसे पहले हमें ये कैलकुलेशंस जो है वो करने पड़ेंगे जो ऊपर दिए गए हैं। अब ये सब करने के लिए हम सीधा पाइथन में जा सकते हैं, जुपिटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें लाइक मुझे अभी अगर आपको थोड़ा अच्छी तरीके से समझाना है तो मैं सीधा ले चलता हूँ आपको एक्सेल में और वहां पे हम ये छोटे छोटे कैलकुलेशन करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि विदाउट इवन कोडिंग भी हम ये समझ सकते हैं और इसको आंसर भी कर सकते हैं। तो सिंपली थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इसको और यहाँ पे लिख लेते हैं हम एरिया क्या है और उसके बाजू में लिख देते हैं हम कि हमारा प्राइस कितना है। ये एरिया और प्राइस दी गई है। अब इनमें जो कोरिलेशन है या फिर जो लाइन है वो कैसे आएगी या फिर वो डेटा प्रिंट कैसे होगा, तो ये सिंपली आपको ऐसे दिखा देता हूँ कि एक ग्राफ बना लेता हूँ यहाँ पे, स्कैटर प्लॉट, और ये आप देख सकते हो कि ये इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा, है ना। जैसे मैंने डेटा आपको ये किया था, ड्रॉ करके दिखाया था, ये वैसा ही डेटा है। यस, जैसे लाइन मैंने ड्रॉ करी थी या फिर जैसा ग्राफ मैंने ड्रॉ किया था ये लगभग वैसा ही ग्राफ। अब इनमें भी स्ट्रेट लाइन हमें फाइंड करनी है, वो कैसे, तो वो हम करेंगे जो फॉर्मूला हमने दिया है उसके साथ। अब फॉर्मूला के हिसाब से हमें क्या दिया गया है कि
फॉर्मूला एक बार दिखा देता हूँ आपको। समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार, तो हमें एक्स बार और वाई बार की जरूरत पड़ी। अब एक्स बार यानी कि एक्स का मीन जो है वो निकालना पड़ेगा, और दूसरा जो है हमें चाहिए वाई का मीन, वो भी निकालना पड़ेगा। मीन कैसे निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे एवरेज ऑफ इन सभी वैल्यू जो है को यहाँ पे ले लिया, तो ये आ गया एक्स का मीन, एवरेज ऑफ इन सभी वैल्यू को मैंने यहाँ पे ले लिया, और ये उनका आ गया एवरेज। तो एक्स का एवरेज भी मेरे पास है, वाई का एवरेज भी मेरे पास है। एक्स कौन सा है, तो एरिया, एरिया हमारा एक्स वैल्यू है, प्राइस जो है वो है वाई। अब ये जब दिया गया है हमें, तो हमें आगे की चीजें फाइंड करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले हमारे फॉर्मूला के हिसाब से हमें क्या करना है, तो एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार, ये वैल्यूज फाइंड करनी है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्या क्या फाइंड करना है। तो एक्स माइनस एक्स बार ऐसे लिख देता हूँ, और y जो है माइनस वाई बार, ये फाइंड करना है। तो एक्स आई माइनस एक्स बार, तो इज इक्वल टू फॉर्मूला में सिंपल, एक्स आई, तो ये 980 है सबसे पहले, माइनस एक्स बार, ये वाला ले लिया मैंने, और ये जो है ये मुझे फिक्स चाहिए, यानी कि ये नहीं चेंज होना चाहिए, ये चेंज होते रहेंगे। तो ये आ गया 188, और ऐसे ही अगर मैं सबको कर दूं तो ये सबकी वैल्यूज यहाँ पे आ गई। कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, चल जाएगा, डोंट वरी। उसके बाद जो वाई आई माइनस वाई बार है उसको भी हम ऐसा ही करेंगे। सो वाई आई 70 माइनस वाई बार 47, तो ये जो है ये हमें चेंज नहीं होता हुआ चाहिए, तो ये 22.5 आ गया, और ये आ गया हमारा बाकी का रिजल्ट। तो एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार भी हमें मिल गया। अब इन दोनों का क्या है यहाँ पे, मल्टीप्लीकेशन, माइनस एक्स बार इंटू, यस, वाई माइनस वाई बार। अब ये जो है ये मल्टीप्लीकेशन, सो इज इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब ये जो मल्टीप्लीकेशन है इसको हम यहाँ पे कंट्रोल डी कर देता हूँ, ये सब का मल्टीप्लीकेशन आ गया यहाँ पे। अब ये जो मल्टीप्लीकेशन हमें मिला है, तो इसका समेशन करना है, तो समेशन यहाँ पे आ जाएगा। सो इज इक्वल्स टू सम ऑफ, इन सभी वैल्यूज को मैंने यहाँ पे दे दिया, और ये हमारी फाइनल वैल्यू 19,395 आ गई। और एक और समेशन मुझे चाहिए, ये देखो नीचे, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो एक्स आई माइनस एक्स बार का पहले स्क्वायर कर लेते हैं, और उसके बाद उसका समेशन कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो है एक्स माइनस एक्स बार और उसका स्क्वायर, यस, और उसका क्या चाहिए मुझे, समेशन भी चाहिए। तो सबसे पहले तो स्क्वायर ही कर लेते हैं। सो इज इक्वल्स टू, स्क्वायर करना यानी कि उसी को दो बार क्या करना होता है, मल्टीप्लीकेशन करना होता है। तो ये आ गए सबके स्क्वायर, और इनका सम जो करना है, सो इज इक्वल्स टू सम ऑफ, ये सभी वैल्यूज मैंने यहाँ पे ले ली एंड डन। 1,79,883, ये हमारा आ गया। अब फाइनली हमें क्या करना है, इन दोनों वैल्यू को डिवाइड करना है, यानी कि इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड। सो इज इक्वल्स टू, ये ले लिया मैंने, डिवाइडेड बाय ये दूसरी वैल्यू एंड डन। ये जो है ये मुझे मिल गया m, m यानी कि कोएफिशिएंट। अब मुझे c की वैल्यू चाहिए, तो c के लिए मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए होती है, तो फॉर्मूला देख लो फिर से एक बार, y बार माइनस m इंटू एक्स बार। तो y बार माइनस m, तो इसको मैं ब्रैकेट में ले लेता हूँ कि m इंटू ये x बार यहाँ पे ले लिया मैंने एंड डन। माइनस 37 जो है इसकी वैल्यू आ गई। अब इन दोनों में मुझे क्या मिल गया है, कोरिलेशन मिल गया है। इन दोनों में कोरिलेशन मिल गया है कि m की वैल्यू भी मिल गई है और c की वैल्यू भी मिल गई है। तो इस m और c की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि हमें जो फाइनल वैल्यू मिल गई है, तो वो है m इज इक्वल्स टू 0.107819, 0.107819, और c जो है -37 857407, -37.8570, सॉरी 7407, ये दो वैल्यूज आ गई। अब इन दोनों का मतलब क्या है, तो इन दोनों का मतलब सिंपली ये है कि 1 यूनिट
1 यूनिट एरिया, ओके, 1 यूनिट एरिया अगर बढ़ जाता है, अगर बढ़ जाता है या फिर घट जाता है, तो ये जो वैल्यू है ये बढ़ जाएगी या फिर घट जाएगी, सिंपल। सो सॉरी 0.107819 इनटू क्या रहेगा, प्राइस रहेगा, बहुत ही सिंपल। और ये सी क्या है, तो द वैल्यू ऑफ प्राइस वेयर एरिया इज इक्वल टू 0। ये दो वैल्यू मुझे मिल गई और इसी फॉर्मूला को ऊपर मैंने दिया हुआ है, ये देखो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यानी कि मुझे जो दो वैल्यू अब अगर निकालनी है, कौन सी दो वैल्यू, एक मैंने दिया था 680 स्क्वायर फीट का एरिया है, ओके, और दूसरा मैंने दिया था 1300 स्क्वायर फीट का एरिया है। इन दोनों की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, इसके लिए प्राइस क्या होगा और इसके लिए प्राइस क्या होगा, तो सिंपली यहाँ पे लिख दो, नाउ वी नो कि एम और सी क्या है, सो y इज इक्वल टू एम, एम कितना है 0.107819, यस, इनटू एक्स की वैल्यू कितनी है 680 और प्लस सी की वैल्यू कितनी है, तो माइनस, अब सीधा प्लस की जगह माइनस भी लिख देता तो भी चल जाता है, 857407। अब इसका जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, 680 के लिए प्राइस होगा। और यहाँ पे भी सेम कि y इज इक्वल टू 0.107819 इंटू 1300 प्लस ये रहेगा -37 इंटू 857407। अब इनकी वैल्यू कितनी आती है वो थोड़ा सा कैलकुलेट करके वापस आते हैं कि एग्जैक्टली ये वैल्यू कितनी रहेगी। तो मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि 680 एक है और 1300 एक है, उसके लिए क्या रहेगा, सो m इंटू एक्स प्लस सी, ये हो गई, और इसका रहेगा इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स प्लस सी एंड डन। ये दो वैल्यू मुझे मिल गई यहाँ पे। इस तरीके से होता है हमारे लीनियर रिग्रेशन का यूज। तो मुझे 680 के लिए मिल गया 35,46,000 और 1300 स्क्वायर फीट के लिए मिल गया 1 CR 2300। ये जो है ये मिल गया मुझे। इस तरीके से हमें क्या करना होता है, इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना होता है कि हमारा जो भी एरिया दिया गया है, एरिया के बेसिस पे हम प्राइस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको कोई भी एरिया दे दो, ये फॉर्मूला का इस्तेमाल कर दो एंड डन, आपका वैल्यू जो है वो आ जाएगा। इतना इजी है, इतना आसान है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, मैंने बोला था कि हमें जो लाइन है वो स्ट्रेट चाहिए होती है, यानी कि इनके बीच में से जो लाइन जाएगी वो स्ट्रेट होनी चाहिए। ऐसी कहीं पे तो ये लाइन स्ट्रेट होगी, मुझे नहीं पता कि स्ट्रेट लाइन कैसी होगी, लेकिन मान लेते हैं कि वो ऐसी एक लाइन होगी, यस। अब वो जो लाइन है, वो लाइन तो मुझे यहाँ पे गलत आंसर देगी। गलत कैसे, कि ये लाइन के ऊपर, ये पॉइंट जो है लाइन के ऊपर है क्या, तो नहीं है। ये भी लाइन के ऊपर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सिर्फ ये एक छोटा सा पॉइंट और ये एक छोटा सा पॉइंट, ये दो ही लग रहा है कि वो लाइन के ऊपर है भाई, बाकी तो एक भी पॉइंट नहीं है। तो इसका मतलब हम कैसे बोल रहे कि ये करेक्ट है, ये 100% करेक्ट नहीं है। सिंपली हमें क्या चाहिए होता है, एक स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन क्यों, ताकि आगे जब ये लाइन बढ़े तो हमें कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि हमें पता है कि लाइन का स्लोप कितना है, हमें पता है कि ये लाइन कैसे ऊपर जाएगी। तो यहाँ पे 300 400 लाइक कितना भी बढ़ने दो अब 1000 के ऊपर, हमें पता है कि वो लाइन स्ट्रेट ही जाने वाली है, इसलिए हमने स्ट्रेट कंसीडर कर लिया। लेकिन उसमें क्या आ गया है, थोड़ा सा एरर भी आ गया है, और इतना एरर हमें कंसिडर करके चलना होता है, क्योंकि हमें लाइन स्ट्रेट चाहिए होती है फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए। ये एरर क्या है या फिर इस एरर को कैसे कैलकुलेट करें, तो वो अभी हमें देखना है। तो वापस चलते हैं हमारे इस वाले एग्जाम्पल पे। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो दिख भी रहा है यहाँ पे, सिंपली मैं यहाँ पे एक लाइन अगर ड्रा कर लूँ, ये देखो ट्रेंड लाइन होती है यहाँ पे, तो देखो ऐसी ही लाइन है लगभग, है ना, वहाँ पे मैंने अंदाजे से निकाली थी, ये लाइन लगभग वैसी ही है ट्रेंड लाइन। अभी जो ट्रेंड लाइन है जो आपको यहाँ पे दिख रही है, ये ट्रेंड लाइन
सिंपली आपको बता रही है कि आगे जाके जब भी कोई नया पॉइंट आएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो। तो वैसे भी मैंने जो 6 कितना लिया था 680, तो 680 के लिए ये लगभग यहाँ पे आ जाता जो कि 35 आपको डेफिनेटली बता देगा। अब ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन में और इन दो पॉइंट में जो एरर है वो भी हमें क्या करना है, मेजर करना है। और वो मेजर करने के लिए हमारे पास क्या होता है, तो हमारे कुछ पास कुछ फार्मूले हैं, है ना। कुछ फार्मूले तो होने भी चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमारा एरर कितना आ रहा है। वो फाइंड करना है बाय यूजिंग सम फार्मूलाज, और उसमें सबसे पहला आता है मीन स्क्वेयर्ड एरर। ये हमारा फार्मूला है। एक और आता है मीन एब्सोल्यूट एरर, और एक और है जिसको हम कहते हैं रूट मीन स्क्वेयर्ड एरर, या फिर रूट एमएसई लिख देता हूं मैं, एमएसई ऊपर वाला ये, लेकिन उसका रूट ले लिया हमने। तो ये तीन है, तीनों में से कोई भी फाइंड कर लो, आपको इनमें एरर कितना है वो दिख जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले एम ए ई जो है मीन एब्सोल्यूट एरर कितना है, वो अगर फाइंड करना है तो हमें पहले तो पता होना चाहिए कि एरर होता क्या है। तो एरर होता है डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड प्रिडिक्टेड। एक्चुअल और प्रिडिक्टेड के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। अब थोड़ा सा ऊपर आते हैं उसी ग्राफ के ऊपर, और ये जो है ये मेरी एक्चुअल वैल्यू थी, यस। और उसके लिए प्रिडिक्टेड वैल्यू यहाँ पे कहीं पे बताइए हमारे मॉडल में, यहाँ पे भी सेम कि ये मेरी एक्चुअल वैल्यू थी, और उसके लिए प्रिडिक्टेड वैल्यू जो है वो यहाँ पे कहीं पे बताइए मेरे एल्गोरिदम में। यहाँ पे भी सेम है कि ये मेरी एक्चुअल वैल्यू है, और उसके लिए प्रेडिक्टेड जो वैल्यू है वो यहाँ पे कहीं पे बताइए। यानी कि इन दोनों में क्या है, डिफरेंस। तो एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड जो है वो अगर हम कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, एरर मिल जाएगा। सो एक्चुअल माइनस अगर मैं कर दूं प्रेडिक्टेड तो मुझे क्या मिल जाएगा, एरर मिल जाएगा। सो सिंपल, ये जो एरर है ये हमें यहाँ पे दिखाई देगा। अब एक्चुअल है हमारा आउटपुट जिसको हम y कह रहे हैं, और जो प्रेडिक्टेड आउटपुट है उसको हम कहेंगे y हैट, ऐसे बोल दो बस। सो एरर जो है, ओके, उसको अगर हमने कर दिया डेल्टा, है ना, सो डेल्टा इज इक्वल टू y माइनस वाई हैट, या फिर ई कह दो सिंपली, अगर आपको डिफिकल्ट जाता है तो यहाँ पे ई लिख दो कि ई इज इक्वल टू y माइनस वाई हैट। y का मतलब एक्चुअल, y हैट का मतलब प्रेडिक्टेड। लेकिन क्या ये एक ही पॉइंट है, क्योंकि ये तो एक पॉइंट के लिए हो गया। तो नहीं, यहाँ पे एक पॉइंट नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट है। तो मल्टीपल पॉइंट के लिए ये जो मीन स्क्वेयर्ड एरर या फिर मीन एब्सोल्यूट एरर जो होता है वो कैलकुलेट करना होता है। कैसे, तो सिंपली जितने भी पॉइंट है, ओके, उनको n कंसिडर कर लो। ओके, n कंसिडर कर लो, उनको हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट, या फिर पॉइंट ही कह देते हैं, चलो सिंपल भाषा में। एलिमेंट कह सकते हैं हम, लेकिन पॉइंट कह देते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट। और ये जो एरर दिया गया है वो तो हमारे पास पहले से ही है, तो मैंने लिख देना है 1 - n, ओके, समेशन ऑफ y माइनस वाई हैट, इसका स्क्वायर। स्क्वायर क्यों, स्क्वायर्ड एरर बोला है, एंड दैट्स इट। ये हो गया आपका MSE, मीन स्क्वायर्ड एरर। वैसे ही MAE अगर हम करें, मीन एब्सोल्यूट एरर, तो 1 - n समेशन ऑफ y माइनस वाई हैट, लेकिन ये मॉड में आएगा जहाँ पे कोई भी वैल्यू निगेटिव नहीं होगी, सिंपली, यस। उसके बाद आता है रूट मीन स्क्वायर एरर। तो RMSE, उसको हमें क्या करना है, बस रूट के अंदर MSE लिख देना है। ये जो MSE कैलकुलेट करेंगे वो रूट के अंदर दे देंगे तो RMSE हो जाता है। तो ये हमारे एरर फाइंड करने के तरीके हैं। लेकिन सिंपल बात यह है कि हमने तो प्रेडिक्टेड वैल्यू अब तक निकाली ही नहीं है ना। कैसे, तो ये देखो यहाँ पे प्रेडिक्टेड वैल्यू कहाँ पे, कहीं पे भी नहीं है। तो चलो सबसे पहले प्रेडिक्टेड वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे ही कॉपी कर लेता हूँ, ये M और C हमें चाहिए होंगे, यहाँ पे पेस्ट कर लिया। और यहाँ पे जो है प्रेडिक्टेड प्राइस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ।
इज इक्वल्स टू, यस, इज इक्वल्स टू ये हमारा m इनटू ये है हमारा x प्लस ये है हमारा c। यस, इसमें ये जो m है वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। x चेंज होता रहेगा और c भी क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। यस, एंड डन। ये ओ हमने कुछ गलत कर दिया, हाँ, ये आ गए हमारे सभी प्रेडिक्टेड प्राइस। तो जो 70 था पहला 980 का, 70 जो है वो 67.80 है हमारे अल्गोरिदम के हिसाब से। जो 530 का 25 है वो एक्चुअली 19 है हमारे एल्गोरिदम के हिसाब से, काफी डिफरेंस है। यहाँ पे वो डिफरेंस थोड़ा सा कम हो गया है, यहाँ पे भी बहुत कम हो गया है, यहाँ पे भी अच्छा खासा डिफरेंस है और यहाँ पे भी बहुत ज्यादा डिफरेंस दिया गया है। तो हाँ, डेफिनेटली डिफरेंस तो आया ही है। तो प्राइस जो हमारा y है, प्रेडिक्टेड प्राइस जो है हमारा y हैट है, y हैट यहाँ पे नहीं निकाल सकता हूँ, तो मैं सिंपली क्या कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कि एरर कितना है। तो एरर जो है वो हम निकालेंगे कैसे, तो एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड जो है वो हमारा एरर आएगा, एंड डन। आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये हमारा एरर कितना है, ये हमारा पूरा एरर दिया गया है यहाँ पे। अब इसी एरर के बेसिस पे हम क्या निकालेंगे, मीन, एब्सोल्यूट एरर, मीन स्क्वायर्ड एरर और मीन रूट मीन स्क्वायर्ड एरर। तो एम एस ई, ओके, एम ए ई और आर एम एस ई, ये तीनों हमें यहाँ पे निकालने हैं। तो सिंपली हम क्या कर देंगे, इज इक्वल्स टू, इज इक्वल्स टू मीन स्क्वायर्ड एरर अगर हमें करना है, तो सबसे पहले तो मुझे इन सब का स्क्वायर चाहिए, तो ये निकाल देता हूँ यहाँ से, स्क्वायर चाहिए, तो इज इक्वल्स टू, इसी को दो बार हम क्या कर देंगे, या फिर कंट्रोल जेड, यस, एंटर, और ये आ गया इसका हर किसी का स्क्वायर, है ना, स्क्वायर। तो इन सब का मुझे सम करना है और उसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ वैल्यूज से। तो इनको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ और ये बन जाएगा इज इक्वल्स टू सम ऑफ ये सभी वैल्यूज एंड डन। ये आ गया स्क्वायर्ड सम। और एब्सोल्यूट के लिए यहाँ पे जो है मुझे क्या करना है, सो एब्सोल्यूट ऑफ दिस नंबर, ये सभी नंबर का एब्सोल्यूट, यानी कि यहाँ पे सिंपली वो क्या होगा, नेगेटिव का पॉजिटिव बन जाएगा। और यहाँ पे उनका भी सम चाहिए मुझे, तो सम ऑफ ऑल दीज वैल्यूज एंड डन। तो एमएससी कितना होगा, तो एमएससी जो है वो होगा इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय, कितनी वैल्यू है टोटल, 1 2 3 4 5 6, डिवाइडेड बाय 6। और ये जो वैल्यू है 25 जो दी गई है उसको भी इज इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड बाय 6। और आरएमएससी का मतलब क्या होता है, इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एमएससी एंड डन। तो ये जो है ये तीनों वैल्यू हमने निकाल दी। अब इन तीनों को कैसे इंटरप्रेट करना है, तो इसमें एमएससी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है इंटरप्रेट करने के लिए। एमएससी बस इसलिए क्योंकि हमें हमारा जो एरर है वो निगेटिव नहीं चाहिए, है ना, सभी एरर पॉजिटिव चाहिए, इसलिए डिफरेंस जो है वो कभी भी निगेटिव नहीं होता है, सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूँ तो, इसलिए एमएससी लिया था। ये में ही यहाँ पे भी डिफरेंट हमें निगेटिव में नहीं चाहिए, पॉजिटिव में चाहिए, तो ये इतना आ गया 431। और आरएमएससी का मतलब होता है कि ये जो स्क्वायर रूट है, उस स्क्वायर है उसी को रूट कर दो, तो ये और ये हमेशा लगभग लगभग इक्वल आते हैं, हमेशा इक्वल नहीं आते। यस, तो ये तीनों हमें मिल गए। तो हमारा एमएससी कितना है, एम एस ई हमें मिल गया था, जो कि है 21.72, 21.72। उसके बाद है एम ए ई, मीन एब्सोल्यूट एरर, जो कि है 4.31, 4.31। और जो आर एम एस सी मिला था वो है 4.66, 4.66, ये तीनों मिल गए थे। अब इसमें इन दोनों को कंसिडर कर लो तो भी चलेगा, लेकिन सबसे बेहतर जो है फिलहाल ये रहता है कि अगर कोई भी वैल्यू मुझे x की दी गई है, उसके लिए मैंने y की वैल्यू अगर प्रेडिक्ट कर ली, x की गिवन है y प्लस 4.31,
तो सिंपली यहाँ पे क्या होगा, तो जो 35.46 आया है तो उसको हम क्या कर देंगे, 35.46 प्लस 4.31 और 35.46 माइनस 4.31, इस रेंज में ही वैल्यू आएगी 100%। ओके, जितना भी होगा वो। ओके, तो 35 माइनस 4 अगर हम सिर्फ 4 से भी कर दे तो 31 से लेके 39 के बीच में वो वैल्यू आएगी। इसकी इसकी गारंटी होती है। यस, क्योंकि हमारा एरर उतना बता रहा है। ये होते हैं आपके एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन स्क्वेयर्ड एरर, और ऐसे कई सारे और भी तरीके होते हैं एरर फाइंड करने के, या फिर एमएससी वगैरह फाइंड करने के। ओके, इसके बाद आता है हमारा कि हम कैसे बताएंगे कि हमारा मॉडल वैल्यू प्रेडिक्ट करने में कितना एक्यूरेट है, यानी कि हमारे मॉडल की एक्यूरेसी हमें कौन बताएगा, है ना। तो हमारे मॉडल की एक्यूरेसी बताने के लिए भी एक फॉर्मूला है, एंड दैट इज R2 फॉर्मूला, या फिर कोई कोई उसे आर स्क्वेयर्ड फॉर्मूला भी कहते हैं। दोनों में से कोई भी कंसिडर कर लो आप, R2 और आर स्क्वेयर्ड फॉर्मूला। क्या होता है R2 या फिर आर स्क्वेयर्ड फॉर्मूला, तो बहुत ही सिंपल है कि आर स्क्वेयर्ड लिख देता हूं मैं, जो कि ज्यादा बेटर रहेगा, इज इक्वल्स टू 1 माइनस एस रेसिड्यूअल। अब रेसिड्यूअल का मीनिंग क्या होता है, तो सिंपली एरर। एरर, रेसिड्यूअल का मीनिंग होता है एरर, रेसिड्यूअल सम ऑफ स्क्वेयर। ओके, डिवाइडेड बाय, हमें चाहिए होता है टोटल सम ऑफ स्क्वेयर, टोटल सम ऑफ स्क्वेयर, ये हमें चाहिए होता है। इसका मतलब क्या है, ये दो क्या ये करते हैं, सो इसका मतलब है 1 माइनस समेशन ऑफ y माइनस y एट इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ y माइनस y बार का स्क्वायर। अब y हैट, ओके, उसका मीनिंग होता है प्रेडिक्टेड y, और y बार का मीन होता है y मीन। यस, ओके, y मीन। तो ये दो वैल्यू मिलने पे हमें क्या मिल जाएगा, हमारे मॉडल का एक्यूरेसी, कि हमारा मॉडल कितना एक्यूरेट है। यस, समेशन ऑफ y माइनस y बार, y हैट स्क्वायर एंड y माइनस y बार का स्क्वायर, और वो उसको 1 से माइनस करना है। अब कितना है, तो सबसे पहले ये वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, y माइनस y हैट स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आती है वो फाइंड कर लेते हैं। उसके बाद y माइनस y बार स्क्वायर की वैल्यू कितनी है वो भी फाइंड कर लेते हैं। इन दोनों को कैलकुलेट करने के हमारे पास ये पहले से ही दिया गया है। यस, तो ये देखो, y माइनस y बार तो पहले से ही है ना, इसका क्या करना है, हमें बस स्क्वायर करना है और उसका सम करना है ना। तो ये सभी वैल्यू जो है मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। यस, ये क्या है, y माइनस y बार, और एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड, क्योंकि y हैट नहीं लिखता आएगा मुझे, तो एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड का भी स्क्वायर करना है मुझे। यस, इन दोनों का स्क्वायर और उसका सम करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये कर लेते हैं कि इनका स्क्वायर और जो एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड है उनका भी हमें क्या करना है, स्क्वायर, ये भी मुझे चाहिए। यस, तो बेसिकली यहाँ पे वो किया ही हुआ है, पहले से ही किया हुआ है, y माइनस वाई बार, ये हमने लास्ट टाइम ही किया था, ये देखो, लेकिन फिर भी यहाँ पे कर लेते हैं। सो y माइनस वाई बार यहाँ पे है, एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड जो है वो यहाँ पे है, तो ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब ये जो है इज इक्वल्स टू
स्क्वायर हम डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन 2 बार, नहीं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं एक्सेल में। ओके, जो आपको सही लगेगा। तो ये हो गया, और इसका इज इक्वल्स टू दिस वन एंड उसका स्क्वायर। तो ये आ गया। अब इनका सम, सो इज इक्वल्स टू सम ऑफ, और इनका भी सम, सो इज इक्वल्स टू सम ऑफ, ये पहले से ही यहाँ पे दिया गया है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे कर देते हैं, है सिमिलर है। अब मुझे y माइनस वाई हैट की वैल्यू मिल गई 130.333, 130.333, और y माइनस वाई बार की मिल गई 2221.5, 2221.5। अब सिंपली हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इनको डिवाइड कर देंगे। सो 1, चलो नए कलर से लिखते हैं, इज इक्वल टू 1 माइनस 130.333 डिवाइडेड बाय 2221.5, और इसका फाइनल आंसर आएगा इज इक्वल्स टू 1 माइनस डिवाइडेड बाय दिस वन 0.94133, 0.94133। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो मॉडल है उसकी एक्यूरेसी कितनी है, उसकी एक्यूरेसी है 94%, 94% एक्यूरेसी, जो कि एक अच्छी खासी एक्यूरेसी मानी जाती है मशीन लर्निंग के केस में। तो होप गाइज आपको ये समझ में आ जाएगा, लाइक आ गया होगा कि किस तरीके से हमने ये वैल्यूज निकाली है, किस तरीके से हमारे ये सभी वैल्यूज आई है, और हमारे मशीन लर्निंग के पहले एल्गोरिदम में लीनियर रिग्रेशन में आपको ये अंडरस्टैंड हो चुका होगा कि कैसे हमने ये सभी वैल्यूज निकाली है। तो चलो, आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये सभी हम किस तरीके से कोडिंग में भी कर सकते हैं। तो वो वीडियो कोडिंग के बेस रहने वाला है। अभी के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अपने लोगों के साथ। और अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई इश्यू है, तो मुझे कमेंट में बता सकते हो। मेरा एक टेलीग्राम का चैनल है, वहाँ पे भी आप क्वेरीज पूछ सकते हो, मैं उसके ऊपर आंसर दे दूंगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड बाय।